नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 22वां भाग लेकर। आइए कथानक प्रारंभ करें। उसने चलताऊ नज़र गांठ बांधने वाले आदमी पर ये देखने के लिए डाली कि वह उस पर उसका रौब पड़ा कि नहीं, पर नतीजा साफ था। सनीचर के रौब का असर सनीचर तक ही सीमित रह गया। जैसा हिंदुस्तान का एशिया और अफ्रीका की नेतागिरी में करने का दावा। वह आदमी इत्मीनान से कहने लगा, चलो अच्छा है, तुम ही प्रधान हो जाओ, किसी न किसी को तो होना ही है। हिराकत के साथ उसने जोड़ा, गांव पंचायत भी क्या है, सरकारी चोचला। फर्नीचर को अपमान आभास हुआ। बोला, चोचला तो है, पर 15 दिन बाद देख लेना शिवपालगंज में कांस का तिनका तक छूने पर क्या होता है। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, यही है तो न छूऊंगा। ये गांठ वाली पूजा तो शिवपालगंज से ही निकली थी और वहीं तक रह जाएगी। रंगनाथ ने सामने बंधी हुई दर्जनों गांठों की ओर देखा। पूछा, ये कैसी पूजा है? क्या पता कैसी है। सुनते हैं हनुमान जी ने यहाँ किसी को सपना दिया था, उन्हीं के हुक्म से लोग वहाँ गांठ बांधने लगे हैं। सनीचर ने घबराकर हाथ जोड़ दिए और कहा, तो फिर मौत से गांठ बांधो भाई, धर्म कर्म के मामले में कोई रोक टोक नहीं। इतना बोलकर उसने जितनी भी हो रही थी सारी की सारी अक्ल सोचने में लगा दी। और रंगनाथ ने कहा, पर बाबू रंगनाथ, हमने तो कहीं सुना नहीं, ये सपना किसको हुआ? मैं जब आया था यहाँ पर कोई गांठ नहीं थी। रंगनाथ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे तो मामा ने कहा कि उधर जाना तो एक गांठ कांस की फुनगी पर लगा देना। मैंने लगा दी। ये हनुमान जी की गांठ है, मामा बताते थे। सुनते ही सनीचर की अक्ल पर हनुमान जी चढ़ गए। बिना दुम के बंदर की तरह छलांग लगाकर वह कांस के एक ऊंचे झाड़ के पास पहुंचा और उसमें गांठ बांधने लगा। उस दौरान उसने कई बार जय बजरंग का नारा लगाया, रामाधीन को कई एक गालियाँ सुनाई और उपसंहार में कहा, सच्चे का बोलबाला है, दुश्मन का मुंह काला है। रंगनाथ ने जोड़ा, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। सनीचर ने नहीं सुना, सुनता तो एतराज करता, क्योंकि धार्मिक हिसाब से यह बात बड़ी पक्की है और राम नाम से संबंधित होने के कारण किसी भी मौके पर कही जा सकती है। सनीचर ने गांठ बांधकर एक बार फिर हनुमान जी का नाम लिया और अपने पीछे अंडरवियर पर दोनों हाथ पोंछते हुए वहाँ पर दुम नहीं है इसी कमी पर ध्यान न देकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रंगनाथ के दिमाग पर शांति और आत्मगौरव की एक छाया धीरे धीरे उतरी। बिना समझे बूझे आज उसने नए संप्रदाय का प्रवर्तन कर दिया, जिसका दर्शन, पुराण, कर्मकांड कुल मिलाकर इतना था कि कांस की फुनगी पर एक गांठ लगा दी जाए। उसने अपने आप को बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि की कतार में खड़े हुए पाया। मन ही मन उसने सवाल किया, उस्ताद, अपने बारे में जानता हूँ, पर तुम अपनी कहो। नया संप्रदाय चलाने की बात तुम्हें कैसे सूझी? किसी गांव में किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए उसका नाम थाने पर वह हैसियत कातिल दर्ज करा दिया। फिर किसी ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए उसके खिलाफ गवाही देना स्वीकार कर लिया। फिर किसी ने उसकी किसी से सिफारिश की, किसी ने उसकी ओर से किसी को रिश्वत दी, किसी ने किसी गवाह को धमकाया, किसी को बेवकूफ़ बनाया, किसी से प्यार जताया। इस तरह मामले के इजलास तक पहुँचते पहुँचते उनकी शक्ल बदल गई और वह खून का मुकदमा न रहकर खून का बदला नाम का ड्रामा बन गया। दोनों ओर से वकीलों ने बहुत अच्छा पार्ट अदा किया। जज को इत्मीनान हो गया कि ड्रामे की हैसियत से अच्छी चीज़ पेश की गई है, पर जिसे सबूत कहकर पेश किया गया वास्तव में फरेब है। अंत में फरेब वाली थ्योरी ने इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उसने ये तो माना कि मुल्जिम निर्दोष है, साथ में यह भी मान लिया कि कत्ल ही नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि मुल्जिम हरीराम को कत्ल के जुर्म में वाइज्जत बरी कर दिया गया। मुल्जिम हरीराम जज के कह देने भर से वाइज्जत तो नहीं हो गए, रहे गुंडे के गुंडे ही, पर जेल से वापस आते ही उन्होंने पूरे इलाके में वाइज्जत समझे जाने वालों की, यानी स्त्रियां, अछूतों और मुसलमानों को छोड़कर मनुष्य मात्र को एक दावत बोल दी। नतीजा ये हुआ कि जिस दिन शिवपालगंज के सभी मुख्य आदमी पड़ोस के गांव में हरीराम के यहाँ दावत खाने चले गए और रंगनाथ वैद्य जी के यहाँ अकेला रह गया, दिन भर उसका एक उमंगहीन जी उबाऊ लेक्चर की तरह बीता। शाम को टहलने के लिए वह बाहर निकला, देखा प्रिंसिपल साहब
एक तमोली की दुकान पर खड़े हैं, पान खा रहे हैं और तमोली को उसकी कीमत देने की कोशिश कर रहे हैं। तमोली उन्हें पान खिला चुका था, कीमत के बारे में उन्हें बता रहा था कि दुकान आप ही की है। तभी रंगनाथ मौके पर पहुंच गया। प्रिंसिपल साहब गंभीरता से दुकान के साजो सामान को आंकने लगे। एक चौखट में रंग बिरंगी चित्रकारिता की मार्फत लटके हुए महात्मा गांधी बड़ी विकराल हंसी हंस रहे थे। उत्तराधिकारी नेहरू हाथ जोड़े खड़े थे। निष्कर्ष यह था कि एक रंगीन तेल बच्चों के सूखा रोग का सर्तिया इलाज है। रंगनाथ ने प्रिंसिपल से कहा, देखा आपने, जवाब में अवधि की कहावत जईस पशु तईस बंधना तस्वीर दिखाती इलाके के माफिक है। देहाती सहाराती से क्या बहस। रंगनाथ ने कहा, गांधी जी को तो सभी इज्जत करते हैं। थोड़ी देर तक तस्वीर का अध्ययन करके उसने उसकी भावपूर्ण समीक्षा की। तबीयत होती है कि तस्वीर बनाने वाले के 100 जूते लगाएं। प्रिंसिपल साहब हंसे। हंसी बता रही थी कि रंगनाथ बेवकूफ़ है। बोले, जितना गुड़ घोलो उतना ही मीठा होगा। तेली तमोली की औकात ही क्या है। टके की दुकान पर कोई साला पिकासो थोड़े लटकाएगा। रंगनाथ ने उसकी बात काटते हुए जोर से कहा, रुकिए रुकिए मास्टर साहब, पिकासो का नाम न लीजिएगा। आपके मुंह से ऐसा नाम सुनते ही गस जैसा आने लगता है। दोनों सड़क पर आ गए। गायों और भैंसों की भीड़ में वायु सेवन करने लगे। हालांकि वायु तो कहीं थी ही नहीं। फेफड़े में घुसने के लिए धूल थी, नाक में घुसने के लिए गोबर की गंध और पीठ में घुसने के लिए किसी गौ माता के सींग थे। रंगनाथ की बात का प्रिंसिपल साहब पर इतना बुरा असर पड़ा कि वे गंभीर हो गए और बिल्कुल शिष्ट आदमियों की सी बातें करने लगे। बोले, तो रंगनाथ जी, क्या आप मुझे बिल्कुल ही अशिक्षित समझते हैं? मैंने भी इतिहास में एमए पास किया है, 59% नंबर पाए हैं। ये तो वक्त की बात है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। गंभीर वार्तालाप ने रंगनाथ की हवा निकाल दी। उसे लगा कि पिकासो वाला मजाक करके उसने प्रिंसिपल साहब को दुखी किया है। उसने प्रिंसिपल से माफ़ी मांग ली। बोला, ये तो मैं पहले ही जानता था। कोई घटिया डिवीज़न पाई होती तो आप यहाँ नहीं होते। सो तो है ही। प्रिंसिपल बोले, तब तो मैं भी किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर होता। मेरे कई 3rd क्लास दोस्त यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं। प्रिंसिपल थोड़ी देर अनमने से चलते रहे। वे भावुक होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद बोले, बाबू रंगनाथ, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम सोचते होगे ये एक कॉलेज का प्रिंसिपल होकर भी कैसा बांगड़ है, सबके सामने हे करता रहता है। बात ठीक है, मैं खन्ना बन्ना की बात जाने दो, ये साले लौंडे हैं, पर और सबकी बात कहकर झुककर सुनता हूँ। ख़ास तौर से अपनों से बड़ों की बात सुनकर मैं हमेशा तायीद करता हूँ और तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, पर इसकी भी एक वजह है। वजह यह है, कहकर वे एक भैंस को रास्ता देने के लिए किनारे खड़े हो गए और हंसने लगे। वजह यह है कि जैसे बुद्धिमत्ता एक वैल्यू है, वैसे ही बेवकूफ़ी भी अपने आप में एक वैल्यू है। बेवकूफ़ की बात चाहे तुम काट दो चाहे मान लो, उससे उसका कुछ नहीं बनता, न बिगड़ता है। वह बेवकूफ़ और बेवकूफ़ ही रहता है। इसीलिए मेरी आदत पड़ गई है, बेवकूफ़ को कभी ना छेड़ो। कभी कभी ऐसा करते देख कर लोग मुझे ही बेवकूफ़ मान बैठते हैं। वे खुद बेवकूफ़ है। क्या समझे बाबू रंगनाथ? प्रिंसिपल साहब के मुंह से एक साथ इतनी बात सुनकर वह चकरा गया। तभी एक बछड़े ने उसकी पीठ पर सींग अड़ाई, पर उसे किसी चुभन का अनुभव नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे खींचा। उनके उस बुद्धिमान रूप का दर्शन अपने आप में एक अनुभव था। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी खीसें निकल आई और कब वह ही करने लगा। दूसरे ही क्षण वह प्रिंसिपल साहब से माफ़ी मांगता हुआ लगभग कह रहा था, जी जी जी, मैं जानता हूँ आप पिकासो के बारे में सब कुछ जानते हैं। जी कोई बात नहीं। जी बस हुआ यही था, उसका जिक्र आपने शिवपालगंज में कर दिया। खुद सोचिए, यहाँ कोई पिकासो का नाम सुनते ही सोच सकता था। तभी मुझे गस आने लगा। जी कसूर न आपका है, न मेरा, न शिवपालगंज का, न तमोली का। जो कसूर है सो पिकासो का है। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ के व्यक्तित्व का विघटन और चूड़ीकरण देखते रहे। फिर आवाज़ को कुछ और गंभीर बनाकर बोले, कभी मैं भी काबिलियत की बातें करने का आदी था। तब मैं एमए में पढ़ता था। तुमने शहर में लौंडियों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा। उनमें से कुछ हर बालिग नाबालिग की तरफ बेमतलब
अपने को उछालती चलती हैं। बिल्कुल वही हालत मेरी थी। मैं ये न देखता था कि कौन प्रोफेसर कायदे का है, कौन इडियट। हर एक के आगे मैं अपनी काबिलियत उछाल देता। एक प्रोफेसर उसी में उखड़ गया और मैं गच्चा खा गया। जानियो बाबू रंगनाथ, वे अब गांव के बाजार से बाहर आ गए थे। शाम हो रही थी। भड़ भूजे के भाड़ का धुआं ऊपर न उठकर सामने ही हिलक गया था। सूरज डूब चुका था, पर रोशनी इतनी थी कि भड़भूजे की लड़की को दुकान पर बैठा देखकर रंगनाथ ने चुपचाप भांप लिया कि वह देखने लायक है। आबादी लगभग 50 गज पीछे छूट गई थी। वह वीरान इलाका शुरू हो गया, जहाँ आदमी कविता, रहजनी, पाखाना तक कर सकता था। परिणाम स्वरूप कई एक बच्चे कविता और रहजनी के मामले में असमर्थ सड़क के दोनों किनारे पर बैठे पाखाना कर रहे थे और एक दूसरे पर ढेले फेंक रहे थे। उनसे कुछ दूर आगे बहुत सी प्रौढ़ और तजुर्बेकार महिलाएं भी उसी मतलब से सड़क के दोनों ओर कतार बांध कर बैठी थी। वहां पर उनकी बेशर्म मौजूदगी नव भारत के निर्माताओं पर लानत भेज रही थी, पर इसका पता उन निर्माताओं को निश्चय ही नहीं था, क्योंकि वे शायद उस वक्त अपने घर के सबसे छोटे पर लगदग कमरे में कमोड पर बैठे अखबार, कब्जियत और विदेश गमन की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। इन दोनों को देखकर वे महिलाएं पाखाने की कार्यवाही को एकदम स्थगित करके सीधी खड़ी हो गई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जैसा देने लगी। ये रोजमर्रा वाला दृश्य था। रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब इत्मीनान से चलते रहे। वे महिलाएं भी इत्मीनान से खड़ी रहीं। एक मिमियाती हुई बकरी उससे और प्रिंसिपल साहब से टकराकर सड़क के किनारे पहुंच गई। महिला के पास रखे हुए लोटे को लुढ़काती हुई पास के एक बाग में घुस गई। कुछ बच्चे ढेला फेंकने लगे, दूसरे नैसर्गिक काम के साथ ही साथ चिल्लाने भी लगे। कुछ उसी हालत में उठकर उस बकरी के पीछे पीछे दौड़ चले। इस माहौल में रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब कुछ देर के लिए चुप हो गए। लगभग 10 गज आगे बढ़ जाने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। औरतें सड़क के किनारे फिर पहले की तरह बैठ गईं। प्रिंसिपल साहब ने अपनी बात दोबारा शुरू की। एक तो प्रोफेसर थे बनर्जी साहब, मुझे इतिहास पढ़ाते थे। उनकी आदत थी सीधी बात को घुमा फिरा कर कहते थे। उन्हें लोग विद्वान समझते थे। मैं नया नया उनके क्लास में गया, जिससे वे मुझ पर सुबह करते और इस चक्कर में रहते कि मैं भी उन्हें विद्वान मान लूँ। एक दिन वे हमें अशोक के शिलालेख पढ़ा रहे थे। तब नई नई आज़ादी मिली थी और गौतम बुद्ध, अशोक वगैरह पर बड़ा जोर था, क्योंकि चीन का हमला नहीं हुआ था और हम अहिंसा के ऊपर बहुत टिल्ल करते थे। सड़कों और मोहल्लों के नाम अशोक और गौतम पर रखे जा रहे थे। प्रोफेसर बनर्जी भी जोश में थे। वे कई दिन से अशोक के ही बारे में पढ़ा रहे थे और बात बात में बहक कर आज की राजनीति में अशोक की क्या खूबसूरती है, इस पर 2-4 जुमले बोल जाते। उस दिन इधर उधर की बातें बनाकर वे एक शब्द पर अटक गए। वह शब्द था विमान। हाँ, वही, जैसे पुष्पक विमान। अशोक के शिलालेख में एक जगह ये शब्द भी आया है। प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, तुम लोग विमान का मतलब समझते होगे, देवताओं की सवारी। मैं पहले ही जानता था तुम यही कहोगे। मैं पूछूंगा कि विमान का क्या अर्थ है और तुम सब लोग कहोगे देवताओं की सवारी। रंगनाथ बाबू इतना कहकर बुढ़ा चुप हो गया और इस तरह मुस्कराने लगा जैसे हम सब उल्लू के पट्टे हों। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, विमान का एक और भी अर्थ होता है। उस पर उसने मुझे हाथ उठाकर चुप कर दिया। इसके बाद वह खुद ही बोलता रहा और किसी को भी उसने बोलने का मौका न दिया। कहने लगा, यही गलती प्रोफेसर भंडारकर ने भी की थी। बहुत दिन हुए मैं उनके साथ कुछ जैन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा था। वे मेरे साथ अशोक के शिलालेखों पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर भंडारकर, विमान का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, बनर्जी, ये तो सभी जानते हैं, इसका सामान्य अर्थ सवारी, देवताओं की सवारी। रंगनाथ बाबू प्रोफेसर बनर्जी का ये किस्सा रुक रुक कर बड़ी भारी सस्पेंस पैदा करके सुना रहे थे और सब लड़के भकुआ जैसे मुंह बाए सुनते जा रहे थे।
थोड़ी देर चुप रहकर वे फिर बोले, विद्यार्थियों, मैंने डॉक्टर भंडारकर की बात का प्रतिवाद किया। उन्हें बताया कि इस शिलालेख में विमान का ये अर्थ नहीं है। भंडारकर ने मुझसे पूछा, फिर इसका क्या अर्थ है? और विद्यार्थियों, मैंने कहा, इसका अर्थ कुछ और है। प्रोफेसर बनर्जी ने बताया कि इस पर डॉक्टर भंडारकर उनका मुंह देखने लगे। कहने लगे, संस्कृत में सभी कोशों का मैंने अध्ययन किया। विमान का यही सामान्य अर्थ आकाशगामी यान। और बनर्जी, तुम ये कैसे कहते हो कि इसका अर्थ कुछ और है? इसका जवाब मैंने ये दिया कि डॉक्टर, मैं भी पहले यही समझता था। संस्कृत साहित्य और व्याकरण पढ़ते हुए आधी उम्र मैंने भी बिताई। मेरा भी यही विचार था। विमान का अर्थ जानने के लिए संस्कृत का नहीं, प्राकृत का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने कई जैन ग्रंथों का प्राकृत अध्ययन किया है। डॉक्टर भंडारकर, क्या तुम प्राकृत जानते हो? रंगनाथ बाबू प्रोफेसर बनर्जी का ये किस्सा बड़े मज़े से सुनाते रहे। बोले, भंडारकर को प्राकृत नहीं आती थी, या उतनी नहीं आती थी जितनी मुझे आती है। इसलिए मैंने उन्हें प्राकृत में एक ग्रंथ का अध्ययन कराया जिसमें विमान शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया था जो इस शिलालेख में है। विद्यार्थियों, तब कहीं जाकर उन्हें विमान के असली अर्थ का पता चला। बाबू रंगनाथ में गांव का आदमी, ऊपर से बामन और फिर एक्स जमींदार बनर्जी का ये पाखंड सुनकर मेरी देह सुलग गई। तबीयत में आया कि उसकी गर्दन पकड़कर इतने जोर से झुकाऊं कि विमान का असली मतलब टप से हलक के बाहर निकल पड़े। तब तक बनर्जी ने कहा, विद्यार्थियों, विमान का असली अर्थ ये नहीं था। भंडारकर समझते थे, या तुम समझते हो। विमान का असली अर्थ कुछ और है। आखिर में बनर्जी एकाएक जोश में आकर बोले, विमान का अर्थ है 7 मंजिला महल। नोट कर लो। सन्नाटा छा गया। रंगनाथ मुझे भी अपनी काबिलियत का जोश वही लौंड हाई कर बैठा। मैंने खड़े होकर कहा, प्रोफेसर साहब, विमान का अर्थ ये तो संस्कृत के सभी पंडित जानते हैं। इसमें इतनी रिसर्च की क्या ज़रूरत है? ये सुनते ही प्रोफेसर ने मुझे गौर से देखा और बोले, ठीक है, आपको रिसर्च किए बिना ही मालूम हो गया, पर बताइए तो श्रीमान, आपने विमान का यह अर्थ कहाँ से ढूंढा? रंगनाथ बाबू लौंडाई की बात मैंने भी एक लेक्चर फटकार दिया। संस्कृत के 10 ग्रंथों के नाम उन्हें ताबड़तोड़ सुना दिए। मेघदूत जैसी चालू किताब का हवाला दे मारा और दोबारा कहा, विमान का अर्थ सभी को मालूम है। ताज्जुब है कि उसके पीछे आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ी। जानते हो रंगनाथ बाबू, उसका क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि प्रोफेसर बनर्जी मुझसे उखड़ गए। बोले, आप बड़े विद्वान जान पड़ते हो, तो मैं तो एक अदना यूनिवर्सिटी का अदना प्रोफेसर हूँ। मन में आया कहूँ कि मेरे बारे में आप गलत कह रहे हैं और अपने बारे में सही, पर उनका गुस्सा देखकर चुप रह गया। उन्होंने फिर कहा, मैं तो हर बात के लिए रिसर्च करता हूँ, आपकी जैसी योग्यता मुझ में कहाँ। इन प्रश्नों का जवानी हल निकाल लूँ, यही क्या कम है। विमान के अर्थ के विषय में आप मुझसे सहमत हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। अब आप बैठ जाइए। आप जैसे विद्वान को मेरे दर्जे में खड़ा होने का शोभा नहीं देता। तो ये हुआ रंगनाथ बाबू। बनर्जी उखड़ा तो फिर उखड़ता चला गया। वह मेरी हर बात में खुचड़ निकालने लगा। आखिर में उसने मेरी डिवीज़न बिगाड़ दी और ऐसा हिसाब कर दिया कि उसके रहते हुए मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी में जगह ना मिली। उस साले को मैंने उखाड़ा ना होता तो आज उसी की जगह होता। प्रिंसिपल साहब ये किस्सा सुनाकर चुप हो गए। थोड़ी देर दोनों चुपचाप चलते रहे। बाद में प्रिंसिपल साहब बोले, इसी तरह कई बार गच्चा खाया है। बाद में इस नतीजे पर पहुंच गया कि सब ऐसे ही चलता है, चलने दो। सब चिड़ी मार है तो तुम ही साले 30 मार खा बनकर क्या उखाड़ लोगे? और अब तो ये हालत है रंगनाथ बाबू कि तुम कुछ कहो तो हाँ भैया बहुत ठीक है, और वैद्य जी कुछ कहें तो हाँ महाराज बहुत ठीक है, और रूपन बाबू कुछ कहें तो हाँ महाराज बहुत ठीक, पहलवान जो कहो सब ठीक है। रंगनाथ की हिम्मत न हुई, फिर प्रिंसिपल की बात काटे। बोला, ठीक है, ठीक ही है प्रिंसिपल साहब। अचानक प्रिंसिपल साहब जोश में आकर बोले, ठीक तो हैगी रंगनाथ बाबू, मुझे 4 बहनों की शादी करनी पड़ी, एक कौड़ी पल्ले नहीं। अगर वैद्य जी कान पकड़कर कॉलेज से निकाल दें तो मांगे भीख तक न मिलेगी। अब तुम ही बताओ, मैं साले खन्ना बन्ना को अपना बाप मान कर चलूँ कि वैद्य जी को? इस वार्तालाप में प्रिंसिपल साहब के व्यक्तित्व का एक बड़ा ही मानवीय पहलू उभर कर सामने आ रहा था और उनकी बात अब उनके चिर परिचित बांगड़पन को ज़्यादा प्रकट करने लगी थी। अतः उसका जादू टूटने लगा। रंगनाथ पहले ही हल्का हो गया। बोला, नहीं नहीं, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं।
और जहाँ हैं वहाँ भी ठीक ही हैं। क्या रखा है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने में? यहाँ आप किस वाइस चांसलर से कम हैं? प्रिंसिपल साहब इतनी देर के बाद हंसे, कहने लगे, खैर सो तो है ही, मैं तो अपने को वाइस चांसलर से भी अच्छा समझता हूँ। वाइस चांसलर के लिए ज़िंदगी नरक है। सवेरे से ही अपनी मोटर लेकर हर एग्जीक्यूटिव वाले को सलाम लगाता हूँ। कभी चांसलर की हाजिरी, कभी मिनिस्टर की, कभी सेक्रेटरी की। गवर्नर साल में कम से कम 4 बार डांटता है। दिन रात काएँ काएँ चाएँ चाएँ। लड़के माँ बहन की गाली देते हुए सामने से जुलूस लेकर निकल जाते हैं। हमेशा पिटने का अंदेशा। पुलिस को फ़ोन करते हैं तो कप्तान हंसता है, कहता है, देखो ये वाइस चांसलर हैं, साल में लड़कों पर 10-20 बार लाठी चलवाए बिना इन्हें चैन ही नहीं पड़ता। तो ये है हाल बाबू रंगनाथ। खखार कर वे दोबारा बोले, अभी अभी प्रिंसिपली में ये मुसीबत नहीं है, और जहाँ वैद्य जी मैनेजर हों वहाँ तो समझ लो कि प्रिंसिपल पूरा बबर शेर है। हमें किसी की खुशामद से कोई मतलब नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 22वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।